हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक ऐसी गर्ल के बारे में है जो हमेशा अपनी इमेजिनेशन में ही लॉस्ट रहती है, हमेशा अपनी इमेजिनेशन में ही खोई रहती है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। सो यहाँ पे दो गर्ल्स है, सोफी और जैंसी। ये दोनों स्कूल से अपने घर पे आ रहे हैं। सो घर पे आते समय सोफी बोलती है, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। जैंसी, जो कि उसके हाथ में हाथ डालकर चल रही थी, वो थोड़ा सा डाउटफुल दिखाई देती है और बोलती है, सौफ, ऐसा कुछ करने में पैसे लगते हैं। हाँ तो ठीक है, पैसा मैं ढूंढ लूंगी। सोफी बोलती है, ठीक है तो पैसा तो हम ढूंढ लेंगे। वो गली में थोड़ा दूर देखते हुए बोलती है, मतलब उससे नजरें ना मिलाते हुए बोलती है, ठीक है पैसा तो मैं कमा लूंगी, लेकिन इतना सारा पैसा कमाने में तो तुम्हें बहुत सारा टाइम लगेगा। अरे तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। हाँ, स्टार्ट करने के लिए तो पैसा कमाना स्टार्ट करने के लिए तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी, जब तक मेरे पास इनफ मनी नहीं आ जाता। लेकिन एनीवेज, मैं जानती हूँ कि सारी चीज़ें कैसे दिखने वाली है, मतलब सारी चीज़ें कैसे काम करेगी, मैं सब जानती हूँ। एक मैनेजर की जॉब करके मैं पैसा कमा लूंगी। लेकिन सोफी, हर कोई तुम्हें डायरेक्टली मैनेजर तो नहीं बना देगा ना, तो फिर मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी, एकदम नेचुरल रहूंगी, मतलब जैसी मैं हूं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। और स्टार्टिंग से सब लोग इस बात को नोटिस करेंगे, सब लोग इस बात को देखेंगे। मैं सबसे ज़्यादा अमेजिंग शॉप ओपन करूंगी जो इस पूरे सिटी ने कभी देखी भी नहीं होगी। जैसे जानती थी कि ये दोनों पहले से ही बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए एकदम फिक्स्ड है। ये थोड़ी सी परेशान हो जाती, दुखी हो जाती है। मेलनकली मतलब होता है दुखी हो जाना। और ये चाहती थी कि सोफी इस तरह की बातें ना करे, इस तरह की इमेजिनरी बातें ना करे। जब वो सोफी की गली में पहुंच गए तो जैंसी बोलती है, सोफ, अब सिर्फ हमारे पास कुछ ही महीने बचे हैं, मतलब हमारी स्कूल खत्म होने में थोड़े ही टाइम बचा हुआ है, और वैसे भी शॉप के काम के लिए तो तुम्हें ज़्यादा पैसा कोई नहीं देगा, और तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड तो इस काम के लिए तुम्हें कभी अलाउ भी नहीं करेंगे। सोफी बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। अब एक्ट्रेस बनने में तो सच में बहुत ज़्यादा पैसा है, और साइड बाय साइड मैं बुटीक भी खोल लूंगी, क्योंकि एक्ट्रेस तो वैसे भी पूरे टाइम काम भी नहीं करती ना, फुल टाइम काम भी नहीं करती, तो पार्ट टाइम में अपना बुटीक भी चला लूंगी, है ना। एक्ट्रेस तो पूरे टाइम काम भी नहीं करती वैसे भी। या फिर एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, तुम जानती हो। ऐसा ही को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड जॉब में ढूंढ लूंगी, मतलब ऐसा ही थोड़ा सुंदर सा जॉब में ढूंढ लूंगी। और वो सीधा चली जाती है उस खुली हुई स्ट्रीट के डोर में, उस खुली हुई गली के दरवाजे में जैंसी को बाहर बारिश में छोड़कर चली जाती है। अगर कभी मेरे पास पैसा आया तो मैं एक बुटीक खरीद लूंगी। हाँ, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा आया, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा आएगा तो सबसे पहले तो हमारे रहने के लिए एक डिसेंट घर हम लोग खरीदेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब ये बात कौन बोलता है? ये बात शायद यहाँ पे बोल रहा है सोफी का छोटा भाई। सोफी अब घर के अंदर आ चुकी है। अब अंदर सोफी के फादर बैठे हुए थे, और सोफी के फादर अपने मुंह में शेफर्ड पाई ठूस रहे थे, जितना हार्ड वो ठूस सकते थे। उनका फेस एकदम मोटा दिखाई देता है, अभी भी थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहा था, और पसीने से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि दिन भर के काम की वजह से था। अब उसका भाई बोलता है, पापा, इसे लगता है कि पैसे तो पेड़ पे उगते हैं। उसका भाई बोलता है, छोटा भाई बोलता है, जिसका नाम होता है डेरेक, जो कि अपने फादर की चेयर के पीछे लटका हुआ था। सोफी अपनी मदर की झुकी हुई कमर को देखती है, जिनकी कमर सिंक के ऊपर झुकी हुई थी, और वो सोचती है उनकी एप्रन स्ट्रिंग पे लगे हुए उस शानदार बो मतलब होता है धनुष, की बेतुकेपन के बारे में सोचती है। मतलब सोफी अपनी मदर को दिखती है, उसकी मदर सिंक के ऊपर झुक के कुछ काम करी थी, और उसकी मदर ने एक एप्रन पहन रखा था। उस एप्रन की जो स्ट्रिंग थी उस पे पीछे एक शानदार बो बना हुआ था। बो मतलब इस तरह के धनुष के आकार का स्ट्रिंग बना हुआ था पीछे। फिर वो अपनी मदर को देखती है, कभी अपनी मदर की ये डेलिकेट सीमिंग बो को देखती है, और कभी उनकी झुकी हुई कमर को देखती है। मतलब कभी वो देखती है अपनी मदर को, जो कि दिखने में अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिखाई दे रही थी, और कभी अपनी मदर के एप्रन को देखती है, जो कि एकदम उनके कॉन्ट्रास्ट था, एकदम उनके ऑपोजिट था, सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम का अंधेरा ऑलरेडी विंडो से दिखाई दे रहा था, और ये जो छोटा सा रूम था इसमें पूरे स्टोव का धुआं धुआं भर चुका था, और यहाँ पे बर्तनों के टनटनाने की आवाज़ आ रही थी। और टेबल की तरफ वो जो आदमी बैठा हुआ था, यानी सोफी के जो फादर बैठे हुए थे बनियान पहन के, उनकी तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। साइड में गंदे बर्तन पड़े हुए ढेर में दिखाई दे रहे थे, जो कि एक कॉर्नर में पड़े हुए थे। सोफी को अपने थ्रोट में थोड़ा टाइटनिंग फील होती है, यानी उसे वहाँ पे घुटन फील होती है, और वो अपने भाई
जॉफ को ढूंढने के लिए चली जाती है। जॉफ जो कि सोफी का एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था। सोफी का जो भाई होता है जॉफ, ये दूसरे रूम में बैठा हुआ था, घुटनों के बल फ्लोर पे बैठा हुआ था और ये अपनी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट से मरम्मत कर रहा था। टिंकरिंग मतलब होता है छेड़खानी करना या मरम्मत करना। और इसने उस पार्ट्स को कारपेट पे एक न्यूज़पेपर बिछाकर उस पे फैला रखा था। इसे स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे और ये एक अप्रेंटाइज मैकेनिक था। अप्रेंटाइज मतलब होता है स्टूडेंट, यानी एक नो सीखिया मैकेनिक था जो कि अपने काम के लिए हमेशा सिटी के साइड में ट्रैवल करके जाया करता था। ये अब लगभग बड़ा हो चुका था और सोफी को इसकी लाइफ के उन एरियाज के बारे में हमेशा शक होता था, सस्पेक्ट होता था, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी और जिसके बारे में वो बताया भी नहीं करता था। यानी शहर में जाता था, वहाँ पे लोगों से, किन लोगों से मिलता था, वहाँ पे क्या काम किया करता था, सिटी लाइफ कैसी होती है, इस बारे में हमेशा जो सोफी है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड रहा करती थी। ये बहुत कम बोलता था, खुद की इच्छा से तो बिल्कुल नहीं बोलता था। शब्दों को उससे खोद खोद के बाहर निकालना पड़ता था, बिल्कुल जैसे ग्राउंड से पत्थर खोद के बाहर निकालने पड़ते हैं। और सोफी को इसके साइलेंस से हमेशा जेलस होती थी। जब ये कुछ भी नहीं बोल रहा होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे ये कहीं अपने ही आइडियाज़ में खोया हुआ है, उस वर्ल्ड में, उस जगह के बारे में खोया हुआ है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। चाहे वो जगह वहाँ की आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स हो, मतलब दूर वाले जिले हो उस सिटी के, या फिर वो जगह हो जो सराउंडिंग कंट्री में है, मतलब उनके आसपास के गाँव में है, कौन जानता था। ये जगह सोफी के लिए हमेशा एक फैसिनेशन रखती थी, मतलब हमेशा उसको अट्रैक्ट किया करती थी, क्योंकि ये जगह उसके लिए अननोन थी और हमेशा उसके रीच से दूर रहती थी। तो जनरली बच्चों में ऐसा ही होता है ना कि जो चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखी जाती है वो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती है, ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती है। शायद वहाँ पे ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक थे। एक्सोटिक मतलब होता है आकर्षक, यानी अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग लोग थे जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था। हाँ, शायद पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा चुप रहता था और नए फ्रेंड्स भी नहीं बनाता था। लेकिन सोफी हमेशा उन लोगों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो अपने भाई का प्यार पा सके और कभी उसका भाई उसे अपने साथ भी लेकर जाए। हालांकि उसके फादर इस बात के लिए हमेशा मना करते थे और जॉफ ने भी कभी इस बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर नहीं किया, मतलब वो भी कभी उसे ले जाने की इच्छा उसने जाहिर नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो अभी बहुत छोटी है बाहर ले जाने के लिए। लेकिन ये तो इम्पेशेंट होती रहती थी, मतलब इससे तो वेट ही नहीं होता था, सब्र ही नहीं होता था। वो एक बहुत बड़ी दुनिया को जानती थी जो उसका इंतज़ार कर रहा है, और वो ये बात भी जानती थी इंस्टिंक्टिवली, मतलब होता है ईजिली, और वो ये बात भी बहुत ईजिली जानती थी कि वो उस दुनिया में भी बिल्कुल उतना ही ईजी फील करेगी जितना वो उस सिटी में, जो सिटी हमेशा उसका घर रहा है। यानी वो बाहर की अगर दुनिया में जाएगी वहाँ भी बिल्कुल ईजी वो फील करेगी। ये वर्ल्ड उसका वेट कर रहा है, उसके अराइवल का वेट कर रहा है। और कभी कभी वो इमेजिन करती थी अपने आप को जॉफ के पीछे बाइक पे बैठे हुए इमेजिन करती थी। जॉफ ने एक नई और शाइनिंग ब्लैक लेदर पहन रखी है और उसने एक येलो ड्रेस पहन रखी है जिसका एक दुपट्टा है, केप मतलब होता है दुपट्टा, जिसका एक दुपट्टा पीछे हवा में उड़ रहा है। और जैसे वो इस नई दुनिया में जाती है तो वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है और लोग उसको ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, मतलब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी अपने भाई को देखती है, जॉफ को, जो कि बैठा हुआ था और उन ऑयली कंपोनेंट की तरफ देख रहा था, जिन ऑयली कंपोनेंट को उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था एक छोटे से बच्चे की तरह। बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो एक छोटे गूंगे एनिमल हो जो कि बस अब उससे बात ही करने वाले हैं। सोफी बोलती है, आज मैं डैनी कैली से मिली थी, और वो अचानक से पीछे देखता है। कहाँ? एब्रप्टली मतलब सडनली। आर्केड में, मतलब गलियारे में। कितनी मजाक वाली बात है ना। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे हाँ भाई, मैं उससे मिली थी। तुमने पापा को बताया? वो अपना सिर हिला देती है, उसकी अनअवेयरनेस पे थोड़ा सा दुखी होते हुए। चैजन मतलब होता है दुखी होना। वो अपना सिर हिला देती है, नहीं मैंने नहीं बताया। उसकी अनअवेयरनेस पे थोड़ा दुखी होते हुए, इस अनअवेयरनेस पे कि हमेशा वो ही पहला ऐसा इंसान होता था जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर करती थी। तो वो ये बात क्यों पूछ रहा है कि तुमने पापा को बताया क्या? फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इस बात पे बिलीव नहीं होता। अब ये अपनी नई स्टोरी फ्रेम करना स्टार्ट कर देती है और ये बोलती है, देखो मैं रॉयस विंडो में कपड़े देख रही थी, फिर कोई अचानक आता है और मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है। मैंने आसपास देखा तो ये डैनी कैसी के अलावा और कोई नहीं था। मतलब ये बोलती है कि जब मैं रॉयस विंडो में कपड़े देख रही थी तो वहाँ पे मेरे बगल में डैनी कैसी आके खड़ा हो गया। अच्छा, कैसा दिखता था वो? ओ कम ऑन, तुम जानते हो वो कैसा दिखता है। मेरा मतलब किसके आसपास दिखता था, मतलब किसके जैसा वो दिखता था? वेल, इसके हरी आंखें हैं, ग्रीन आइज है,
थोड़ी कोमल आंखें हैं और वो इतना भी लंबा नहीं है जितना तुम्हें लगता है, मतलब जितना तुमने टीवी में देखा होगा। फिर वो सोचती है क्या उसे उसके दांत के बारे में भी बोलना चाहिए, और फिर सोचते हैं कि नहीं, दांतों के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए। अब उनके फादर नहा धोकर आ चुके थे और जब वो अंदर आए तो उनके फेस और आर्म्स थोड़े शाइनी थे और पिंक थे और साबुन की खुशबू आ रही थी। वो टेलीविज़न को स्विच ऑन करते हैं और छोटे डेरेक का एक जूता पड़ा हुआ था चेयर पे, उसको उछाल के सोफे पे फेंक देते हैं और गुर्राते हुए बैठ जाते हैं। जॉफ बोलता है सोफ़ी डैनी कैज़ी से मिली थी। सोफ़ी थोड़ी झटपटाती है, रिगल मतलब होता है झटपटाना, जहाँ पे वो बैठी थी टेबल पे वहीं पे थोड़ी झटपटाने लग जाती है। उसके फादर अपना सिर घुमाते हैं अपनी मोटी गर्दन पे उसकी तरफ देखने के लिए, और उनके एक्सप्रेशन डिस्डेन वाले थे। डिस्डेन मतलब होता है हेट्रेड वाले, थोड़ी नफरत से वो देखते हैं। हाँ हाँ, जॉफ बोलता है हाँ पापा ये एकदम सही है कि ये उससे मिली थी। अब इसके फादर बोलते हैं मैं भी एक ऐसे मैन को जानता था जो कभी टॉम फिनी से मिला था। उसके फादर बोलते हैं टेलीविज़न की तरफ देखते हुए, रेवरेंटली मतलब श्रद्धा से, मतलब टेलीविज़न की तरफ देखते हुए, लेकिन काफ़ी टाइम पहले मैं भी एक ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी से मिला था। जॉफ बोलते हैं हाँ पापा आपने हमें बताया था, कैसे भी एक दिन टॉम फिनी जैसा ही अच्छा बन जाएगा। मतलब टॉम फिनी भी एक फुटबॉल प्लेयर है और डैनी कैज़ी भी एक फुटबॉल प्लेयर है, तो बोलते हैं टॉम फिनी जैसा ही अच्छा कभी डैनी कैज़ी भी बन जाएगा। अब सोफ़ी बोलती है उससे भी अच्छा है, इनफैक्ट वो तो एकदम बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छा है। हाँ अगर वो अपने दिमाग का सही यूज़ करे तो देखिए ये एक फ्रेज़ है, कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, मतलब अगर वो अपने दिमाग का सही यूज़ करे तो, अगर उसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो। क्योंकि एक यंगस्टर के लिए इन दिनों गेम्स में वैसे भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वो एकदम ठीक है। इनफैक्ट वो तो हमारे देश की सबसे अच्छी टीम के साथ है। हाँ लेकिन वो अभी बहुत छोटा भी है। नहीं नहीं वो मुझसे बड़ा है, मतलब ये सोफ़ी बोल रही है, ये उसके फादर बोल रहे हैं वो अभी बहुत छोटा है, और सोफ़ी जो है वो उसको फेवर करते हुए बोल रही है नहीं नहीं वो मुझसे तो बड़ा है। हाँ लेकिन फर्स्ट टीम के साथ खेलने के लिए तो बहुत ही छोटा है, यानी फर्स्ट नंबर की टीम के साथ, सबसे अच्छी टीम के साथ खेलने के लिए तो बहुत ही छोटा है। लेकिन अब सोफ़ी वापस बोलती है लेकिन आप इस तरह की एबिलिटी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एबल है, उसमें बहुत ज़्यादा योग्यता है, तो आप इस बारे में बहस नहीं कर सकते। और वैसे भी वो बहुत जल्दी एक शॉप खरीदने वाला है। सोफ़ी बोलती है टेबल से। उसके फादर बुरा सा मुंह बनाते हैं, ग्रीमेस मतलब होता है बुरा सा मुंह बनाना। अच्छा तुमने कहाँ से सुना? उसने मुझे बताया था। उसके फादर कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ ऐसा बड़बड़ाते हैं जो उसे सुनाई नहीं देता, और चेयर के पास में जाके बैठ जाते हैं। आ गई ना फिर तुम्हारी वही इधर उधर की घिसी पिटी कहानियाँ, यानी तुम्हारी इमेजिनरी कहानियाँ। जॉफ बोलता है नहीं नहीं पापा ये उससे आर्केड में मिली थी, और इसने बताया भी था कि कैसे ये उससे मिली थी। अब उसके फादर गुस्से में बोलते हैं एक दिन तू अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लेगी इस तरह की झूठी मूठी कहानियां बनाकर। सोफ़ी बोलती है पापा जॉफ जानता है कि ये सच है ना जॉफ? उसके फादर बोलते हैं अगर वो जानता भी होगा तो भी वो तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करेगा, अगर वो चाहेगा तो भी। अभी सीन 1 यहाँ पे एंड हो गया। सीन 2 स्टार्ट होता है जिसमें हमें दिखाई देता है कि एक टेबल लैंप है जो एक गोल्डन कलर की रोशनी डाल रहा है उसके भाई की बेडरूम की वॉल पे, यानी जॉफ की बेडरूम की वॉल पे, और नीचे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड यानी अमेरिका की नंबर 1 टीम का, और उसके नीचे 3 कलर्ड फोटोग्राफ लगे हुए हैं। वो 3 फोटोग्राफ है उसी यंग आयरिश प्रोडिगी बॉय के, डैनी कैज़ी के। प्रोडिगी मतलब होता है बुद्धिमान के। सोफ़ी बोलती है अपने भाई को प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अरे तो इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं जॉफ प्रॉमिस करो नहीं तो डैड मुझे मर्डर कर देंगे, डैड मेरा मर्डर कर देंगे। अरे डैड मर्डर तब करेंगे ना जब उन्हें लगेगा कि ये सारी बातें सही है। प्लीज़ जॉफ प्रॉमिस करो नहीं बताओगे। हे भगवान सोफ़ी तुम अभी स्कूल में हो और कैज़ी के पास तो वैसे भी गर्ल्स की लाइन लगी होगी। स्ट्रिंग्स मतलब होता है एक सीरीज, मतलब लाइन लगी होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हें ये बात कैसा पता है? वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है उसने मुझे बताया इसलिए मुझे पता है। जैसे कि कोई किसी लड़की को ये सारी बातें बताता है। हाँ हाँ उसने बताया। वो ऐसा नहीं है, वो एकदम शांत है, एकदम सीधा इंसान है। उतना भी सीधा नहीं है जितना वो दिखाई देता है। नहीं नहीं जॉफ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही पहले उससे बात की थी, मैंने ही पहले उससे बात की थी, और जब मैंने देखा कि वो कौन था तो मैंने खुद ने बोला एक्सक्यूज़ मी लेकिन क्या आप डैनी कैज़ी नहीं हो? और वो थोड़ा सा सरप्राइज दिखा और उसने फिर मुझे बोला हाँ हाँ ये एकदम सही है मैं डैनी कैज़ी हूँ। और मैं तो जानती थी कि ये वही है क्योंकि उसका जो एक्सेंट है, जैसा कि तुम जानते हो जब टीवी पे उसका इंटरव्यू आता है बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। एक्सेंट मतलब होता है बोलने का लहजा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। इसलिए मैंने उससे एक ऑटोग्राफ के लिए भी पूछा, हमारे छोटे भाई डेरेक के लिए।
लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी पेन और पेपर नहीं था, इसलिए हमने थोड़ी इधर उधर की बातें की। वहीं पे रॉयस विंडो के आसपास हमने इधर उधर की थोड़ी सी बातें की। वो थोड़ा अकेला दिखाई दे रहा था। वैसे भी ये वेस्ट आयरलैंड से काफ़ी लंबा रास्ता है। और फिर जब वो जा रहा था तो उसने बोला कि अगर मैं उससे वापस मिलना चाहूँ या फिर नेक्स्ट वीक अगर वो वापस मुझसे मिलना चाहे तो तब वो मुझे एक ऑटोग्राफ दे देगा। मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिलूँगी। अच्छा, जैसे कि वो कभी तुम्हें दिखाई देगा, ये जॉफ बोल रहा है कि जैसे कि वो दोबारा कभी तुम्हें मिलेगा। अरे हाँ भाई, अब तो तुम मेरी बात का विश्वास करते हो, है ना। अब जॉफ अपनी एक जैकेट निकालता है जो कि थोड़ी शाइनी थी और शेपलेस थी, मतलब उसकी कोई शेप ही नहीं थी, अजीब सी थी। चेयर के पीछे से निकालता है और अपने दोनों हाथ उसमें ठूस देता है, मतलब पहन लेता है। वो चाहती थी कि वो अपने अपीयरेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे, अपने क्लोथ्स के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में थोड़ी सी केयर करे, क्योंकि वो दिखने में तो टॉल था। ये इसके भाई की बात करिए, दिखने में लंबा था, काफ़ी स्ट्रांग था, डार्क फेस था, हैंडसम भी था। वो सोचती है ये तो मैंने जितनी भी बातें सुनी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है। वो बोलता है, इसका भाई बोलता है, आज तक मैंने जितनी भी बातें सुनी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब बात है ये जो अभी तुम मुझे बता रही हो। सैटरडे को वो लोग अपने वीकली पिलग्रिमेज पे जाते हैं। पिलग्रिमेज मतलब वैसे तीर्थ यात्रा होता है, बट यहाँ पे हम लोग आउटिंग मान सकते हैं। सो सैटरडे को वो लोग अपनी वीकली आउटिंग पे जाते हैं यूनाइटेड का मैच देखने के लिए। सोफी, उसके फादर और छोटा डेरेक गोल के पास में बैठे हुए थे। जॉफ जैसा हमेशा किया करता था, ऊपर अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था। यूनाइटेड 2-0 से जीत चुकी थी और कैसे ने सेकंड गोल कर चुका था और डैनी कैसी सेकंड गोल कर चुका था। डैनी कैसी जो कि इनोसेंस और आयरिश जीनियस का एक ब्लेंड दिखाई दे रहा था, मतलब मासूमियत और बुद्धिमानी का एक मिश्रण दिखाई दे रहा था। ये पेनल्टी एरिया से दो बड़े बड़े डिफेंडर्स के पास से गोल गोल जाता है और इसके फादर चिल्ला रहे होते हैं इसको पास देने के लिए, और जो हेजिटेंट गोलकीपर होते हैं उनको डजन यार्ड से बीट करने के लिए फादर चिल्ला रहे होते हैं। सोफी के फादर चिल्ला रहे होते हैं और जैसे ही डैनी कैजी ये गोल करता है, सोफी गर्व से चमक जाती है और जॉफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक्सटेटिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। बस में जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो कोई बोलता है काश कि ये एक इंग्लिश मैन होता, मतलब ये एक अंग्रेज होता, इस बार तो आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा। डायरेक्ट बोलता है अपनी मदर से जब सोफी उसको घर लेकर आती है, और उसके फादर सेलिब्रेट करने के लिए पब जा चुके थे। नेक्स्ट वीक जब जेंसी मिलती है सोफी से तो वो बोलती है अरे ये आजकल तुम क्या लोगों को बताती हुई फिर रही हो, किस बारे में। तुम्हारे जॉफ ने, मतलब तेरे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैजी से मिली थी। अब ये कोई इंक्विजिशन नहीं था। इंक्विजिशन मतलब होता है इंक्वायरी के लिए पूछा गया कोई क्वेश्चन नहीं था, बस जेंसी नोजी हो रही थी। नोजी मतलब हर चीज़ में जो नाक घुसाते हैं, मतलब किसी बात को जानने के लिए क्यूरियस। लेकिन सोफी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। स्टार्टल मतलब होता है चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। अच्छा, वो जेंसी जब ये देखती है कि सोफी कवर कर रही है, मतलब बात छुपा रही है, तो उससे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है हाँ वो बात, अच्छा हाँ मिली तो थी मैं। नहीं, जेंसी एक्सक्लेम करते हुए बोलती है नहीं तुम कभी नहीं मिली थी। अब सोफी ज़मीन पे देखने लग जाती है। ये जॉफ भी भाड़ में जाए, ये सिर्फ जॉफ को बताने वाली बात थी, जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी। ये कुछ ऐसी बात थी जो उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी, कोई सीक्रेट बात थी जो मेरे भाई और मेरे बीच में रहनी चाहिए थी। जॉन्सी के लायक तो ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। इस दोस्त, गॉकी मतलब होता है दोस्त, इस दोस्त जेंसी को कोई भी बात बता दो और थोड़े टाइम में पूरे पड़ोस में वो बात पता चल जाएगी, यानी इसके पेट में बात नहीं बचेगी। भाड़ में जाए जॉफ, कुछ भी सेक्रेट नहीं बचा, कुछ भी पवित्र नहीं बचा। अरे ये तो एक सीक्रेट था और सीक्रेट ही रखना था। हाँ तो सौफ, मैं सीक्रेट ही रखूँगी, तुम इस बात को जानती हो। मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली थी। अगर मेरे पापा को इस बात के बारे में पता चल गया तो पुराना झगड़ा खड़ा हो जाएगा। जेंसी ब्लिंक करती है, मतलब सरप्राइज होती है, बोलती है झगड़ा? अरे मुझे लग रहा था तुम्हारे पापा तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शफ्ट मतलब होता है खुश होना। फिर सोफी रियलाइज़ करती है कि जेंसी नहीं जानती उनकी नेक्स्ट डेट के बारे में, यानी जॉफ ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। अब वो थोड़ा राहत भरी सांस लेती है। खैर, जॉफ ने आफ्टर ऑल उसको लेट डाउन नहीं किया, मतलब उसको निराश नहीं किया। जॉफ उसकी बात पे यकीन करता है। तो चलो, हमारे बीच में कम से कम कुछ बातें तो पवित्र है, कुछ तो सीक्रेट बातें हैं हमारे बीच में। अरे ये तो एक छोटी सी बात है, बस मैंने उससे एक ऑटोग्राफ के लिए पूछा, हम दोनों में से किसी के पास भी पेन और पेपर नहीं था, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जॉफ ने क्या क्या बताया तुम्हें? हे भगवान, काश मैं वहाँ पे होती। ऑफ कोर्स मेरे डैड लेकिन इस बात पे बिलीव करना ही नहीं चाहते। तुम जानती हो ना वो कितनी बुरी हालत में रहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती
कि मेरे घर पे लोगों की लाइन लग जाए मेरे पापा से पूछते हुए कि भाई ये डैनी कैजी का क्या मैटर है, वो तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। और तुम जानती हो ना कि जब भी घर पे किसी तरह का कोई दंगा फसाद होता है, झगड़ा होता है, तो मेरी मम्मी की क्या हालत हो जाती है। जैन उसको चुप करवाती हुई बोलती है, अरे तुम मुझ पर भरोसा कर सकती है सौफ, और तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस बात को मैं कहीं पे लीक नहीं करूँगी। अब हम लोग सीन 3 की बात करें, जिसमें अंधेरा होने के बाद में ये एक कैनाल के किनारे चल रही होती है, एक शेल्टर्ड पाथ पे, जिस पे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी उन लैंप्स की जो कि पानी के घाट पे लगे हुए थे। और शहर की जो भिन भिनाहट थी, ड्रोन मतलब होता है भिन भिनाहट, शहर की जो शोर शराबा था, शहर की जो भिन भिनाहट थी, वो अब यहाँ पे बहुत ही कम आ रही थी और शहर की आवाज़ भी बहुत दूर रह चुकी थी। मतलब शहर से थोड़ा दूर एकांत में ये जगह थी। ये वो जगह थी जहाँ पे ये बचपन में खेला करती थी। यहाँ पे एक एम का पेड़ था, और सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, मतलब यहाँ पे एक अकेला एम का पेड़ था जहाँ पे लवर्स कभी कभी आया करते थे मिलने के लिए। और उसके पास में एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी, वो उस बेंच पे बैठ जाती उसका इंतजार करने के लिए। ये एक परफेक्ट प्लेस है, वो हमेशा सोचती थी ऐसा, इस तरह की मीटिंग के लिए, मतलब लवर्स के मिलने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ पे वो लोग छुप छुप के मिल सकते हैं। उन लोगों के मिलने के लिए जो लोग किसी के द्वारा देखे जाना पसंद नहीं करते, मतलब जो लोग छुप छुप के मिलना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। और वो जानती थी वो भी इस जगह को अप्रूव कर देगा, यानी उसे भी इस जगह पे आके बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़े टाइम तक वो वेट करती है और उसके आने का इमेजिन करती है, मतलब इमेजिनेशन में खो जाती है कि अब वो आ रहा है। वो देखती है कैनाल पे आगे की तरफ, देखती है उसे छाया में से निकल के आते हुए, और जब वो आ रहा है तो उसमें किस तरह का एक्साइटमेंट होगा इसको भी वो इमेजिन करती है। अभी थोड़ा टाइम भी पास नहीं हुआ था, फिर वो अपने आप को बैलेंस करती है इस थॉट के अगेंस्ट कि वो नहीं आ रहा। मतलब उसके मन में ये भी आइडिया आने लग जाता है कि अगर वो नहीं आया तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। वो मन ही मन सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि डैनी कैसी जल्दी से आ जाए, मैं चाहती हूँ कि वो आए। और टाइम निकलता जा रहा है। अब मुझे अपने अंदर दुख फील हो रहा है, पैंट्स मतलब होता है दुख, मुझे अपने अंदर दुख फील हो रहा है। मैं उसको देख रही हूँ लेकिन उसका तो कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। मुझे याद है जॉफ जब बोल रहा था कि वो कभी नहीं आएगा, और कैसे कोई भी मेरी इस बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा था जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया कि मैं डैनी कैजे से मिली थी। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, मैं उन्हें किस तरीके से ये बात बताऊँगी अगर वो नहीं आया तो। लेकिन हम जानते हैं कि बात क्या थी, डैनी और मैं, ये सबसे मेन बात थी। और वैसे भी आप इस मामले में कैसे हेल्प कर सकते हो कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, या लोग क्या पसंद करते हैं, या लोग क्या विश्वास करते हैं, मतलब लोग क्या किस बात पे विश्वास करते हैं। आप इस मामले में कोई हेल्प कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ, डिस्पॉन्डेंट मतलब निराश या परेशान, ये बात जानकर कि मैं उन लोगों को ये कभी नहीं दिखा पाऊंगी कि वो मुझे डाउट करने में गलत नहीं थे। मतलब जब वो लोग मुझ पर डाउट करते थे तो वो लोग एकदम सही थे। वो इंतज़ार करती रही अपने अंदर इन सारे चेंजेस को मेजर करते हुए भी वो इंतज़ार करती रही, क्योंकि रेजिग्नेशन सडन चीज़ नहीं है, मतलब तुरंत हार मान लेना अचानक से नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ी परेशान हो रही हूँ, वो मन ही मन सोचती है, और ये बर्डन तो बहुत हार्ड है कैरी करना, मतलब ये बोझ तो मुझसे उठाया नहीं जाएगा, ये दुख का बोझ। यहाँ पे बैठे रहना और इंतज़ार करना, और ये बात भी अच्छे से जानना कि अब वो नहीं आएगा। अब मुझे ऑलरेडी अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मुझे कैसे इस बर्डन के साथ रहना है, कैसे इस बोझ के साथ मुझे रहना है। वो ऑफ कोर्स वापस मुझ पे डाउट करेंगे जैसा वो हमेशा मुझ पे किया करते थे, लेकिन मुझे तो अपना सिर हमेशा ऊपर रखना है, ये याद रखते हुए कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। ऑलरेडी अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे धीरे धीरे जा रही हूँ, और जॉफ का डिसअपॉइंटेड फेस मेरी नज़रों के सामने आ रहा है जब मैं उसे ये बात बताऊंगी कि वो नहीं आया, वो डैनी नहीं आया, डैनी कैसी नहीं आया। फिर वो चला जाएगा और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देगा। लेकिन हम जानते थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। मैं अपने आप को फिर बोलूँगी, डैनी और मैं, हम दोनों एक साथ थे, और ये बहुत ही हार्ड थिंग है, ये सैडनेस, इस दुख को सहते रहना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वो अपनी गली की टूटी फूटी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपनी गली में जाती है। पब के बाहर वो अपने फादर की बाइसिकल खड़े हुए देखती है एक दीवार के सहारे, और खुश हो जाती है कि जब वो घर पे जाएगी तो घर पे उसके पापा तो नहीं मिलेंगे, मतलब पापा तो नहीं मिलेंगे जिन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि कहाँ से आ रही है, कहाँ गई थी। अब अचानक ये वापस अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है और ये बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन क्या आप डैनी कैसी नहीं हो? अब ये जब आर्केड से आ रही होती है तो ये वापस इसको रॉयस विंडो में खड़े हुए देखती है।
और उसका फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। हाँ, तुम एकदम सही बोल रही हो, मैं डैनी कैसी हूँ। मैं तुम्हें हर वीक देखती हूँ अपने डैड और अपने ब्रदर्स के साथ, और हमें लगता है कि तुम एकदम महान हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, महान हो। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं क्यूरियस हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दोगे? उसकी आंखें सेम लेवल पे है जिस लेवल पे आपकी आंखें हैं, मतलब सेम हाइट उसकी है जो आपकी हाइट है। उसकी नाक पे थोड़े धब्बे हो रखे हैं, फ्रैकल मतलब होता है थोड़े धब्बे होना, और नाक थोड़ी ऊपर उठी हुई है। और जब वो स्माइल करता है तो बड़े शर्माते हुए वो स्माइल करता है, और बीच में उसके दांत में गैप दिखने लग जाता है। उसकी आंखें एकदम ग्रीन है, और जब वो सीधा आपकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में थोड़ी झलक दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। उसकी आंखें एकदम जेंटल दिखाई देती है, मतलब एकदम कोमल दिखाई देती है, लगभग डरी हुई, बिल्कुल एक हिरनी की तरह है। गैजल मतलब होता है हिरनी। और आप इधर उधर देखने लग जाते हो। आप उसकी आंखें अपने ऊपर चलने देते हो, मतलब उसकी नज़रें अपने ऊपर फेरने देते हो। और फिर जब आप वापस उसे देखते हो तो आप देखते हो कि अब वो थोड़ा सा शर्मा गया, और फिर वो बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो एक पेन ही नहीं है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास भी पेन नहीं है। मेरे ब्रदर बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे आप अगर आपने ऑटोग्राफ नहीं दिया तो। और उसके बाद वहाँ गलियारे में खड़े हुए आप काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करते हो, वहीं पे खड़े हुए याद करते हुए उसकी बड़ी प्यारी सी आवाज़ को, उसकी हरी आंखों की झलक को, जो आपसे ज़्यादा लंबा नहीं था, आपसे ज़्यादा बोल्ड भी नहीं था। वो प्रोडिगी मतलब वो बुद्धिमान, वो इनोसेंट जीनियस, ग्रेट डैनी कैसी। और उसने ये वापस देखा लास्ट सैटरडे, मतलब अपनी इमेजिनेशन में उसने वापस देखा कि एक घोस्ट की तरह, मतलब एक भूत की तरह लंबरिंग, मतलब होता है धीरे धीरे चलते हुए, जो डिफेंडर्स थे उसके पास से वो जाता है बड़ी तेज़ी से। और 50,000 लोगों का वहाँ पे क्राउड था, मतलब 50,000 ऑडियंस थी। वो अपनी सांस रोक कर बैठी रहती है जब डैनी कैसी बॉल के चारों तरफ मंडरा रहा होता है। और फिर जैसे ही वो उसको बड़ी शांति से और बड़ी चतुराई से, जैसे ही वो उसको गोल में डालता है बॉल को, अचानक आवाज़ का एक विस्फोट होता है, और अचानक सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। अप्रोबेशन मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। और थंडर्स इरप्शन होता है अचानक से फट पड़ना, और अचानक से लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, हुटिंग करने लग जाते हैं जैसे वो गोल में बॉल को डालता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।